बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और सेकंड टर्म की तैयारी भी चल रहा होगा। जैसा कि आपको पता है कि इस बार टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का एग्ज़ाम एक साथ होना है ना। दोनों में 1.5 घंटा रहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट टर्म का मॉडल सेट 5 सेट हमने सॉल्व किया विथ सॉल्यूशन, जो कि लिंक में डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको जाके क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे सेकंड टर्म का मॉडल सेट फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। मॉडल सेट फर्स्ट का एक एक क्वेश्चन करके 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों देखो, कहता है कि एब्सोल्यूट, है ना, और हिंदी में कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। इस इंटीग्रेशन का ये प्रॉब्लम है और इसका मान ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए हम क्या करते हैं कि आपको ये पता होगा कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का प्रॉब्लम है और इसको क्या करते हैं, 2 को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं और साइन एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। ये मेरा dx है और आप जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इधर जो है इसको ऐसा हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स dx, ठीक है बच्चों। तो देखिए, और इसको हम लोग सेपरेट करके इंटीग्रेशन करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 बाय साइन एक्स होता है आपका 10x और 1 बाय कॉस एक्स सेक एक्स होता है। तो एडजस्ट करके लिख देते हैं, ये मेरा हो गया 10x, साइन बाय कॉस 10x और 1 बाय कॉस सेक एक्स हो गया, dx हो गया। तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बच्चों देखो कि सेक स्क्वायर एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन होता है 10x, और ये सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। तो ये बच्चों देख लिए हम लोग, कितना इजी क्वेश्चन था। और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपका फर्स्ट ग्रुप में 7 क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसमें आपको 5 देना है, यानी फर्स्ट ग्रुप में जो है आपका सेक्शन ए जो है इसमें से आपको 5 देना है और इसमें 2 मार्क्स का होगा, तो ये 10 होगा। और सेक्शन बी में जो है आपको इसमें भी 5 क्वेश्चन देना है और ये मेरा 3 मार्क्स का होगा, ये होगा 15। और ग्रुप सी में यानी सेक्शन सी में आपको जो है 5, ये 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है, ये यहाँ मार्क्स है। और ये जो है आपको 3 क्वेश्चन देना है 5 मार्क्स का सेक्शन सी में। ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, और ये हो गया सेक्शन सी का। तो ये मेरा कितना हो जाता है 15। तो ये 40 मार्क्स का आपका जो है टोटल जो है 40 मार्क्स का एग्जाम जो है सेकंड टर्म ले रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ग्रुप ए में जो भी सेक्शन ए में क्वेश्चन होगा उसमें से आपको कितना देना है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। और ग्रुप सी में कितना का देना है, 5 क्वेश्चन का इसमें भी देना है, और इसमें सी में कितना देना है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 19 क्वेश्चन होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये प्रॉब्लम दिया हुआ है सेकेंड नंबर, dy बाय dx स्क्वायर प्लस 3 d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 0। कहता है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है निम्नलिखित अवकल समीकरण के कोटि और घात ज्ञात कीजिए। तो ये देख रहे हैं बच्चों कि ये डिग्री, घात और ऑर्डर, कोटि, हमने कोशिश किया है बच्चों कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाए आपको, ताकि जो बच्चे हिंदी के होंगे उसको भी फ़ायदा हो और इंग्लिश वाले बच्चे को भी फ़ायदा हो। तो आप जानते हैं कि डिग्री किसको कहते हैं। तो इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा जाए तो मेरा क्या है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो डबल डेरिवेटिव है ना, 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ और ये 1 बार है ना, 1 टाइम है। तो जब डबल टाइम का डेरिवेटिव होता है वही उसका क्या होता है, ऑर्डर हो जाता है। तो इसमें कितना है
2 टाइम डिफरेंशिएट है, और जो सबसे ज़्यादा टाइम डेरिवेटिव किया हुआ रहता है उसी का पावर उसका क्या होता है, डिग्री होता है। तो देखिए इस पे पावर कितना है, 1 है, तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या बच्चों, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि ए वेक्टर ए दिया हुआ है। वेक्टर ए क्या कहता है कि 2i प्लस 3j प्लस 2k, और वेक्टर बी दिया हुआ है आपका, वेक्टर बी क्या दिया हुआ बच्चों, 2i प्लस 2j प्लस k। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, कहता है, तो कहता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, है ना, और ये फॉर्मूला होता है बच्चों ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, इसको हिंदी में कह सकते हैं सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। तो ये देखिए ए का वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 2k, डॉट ले लेते हैं, और ये मेरा होता है 2i प्लस 2j प्लस k, और इसका 2i प्लस 2j प्लस k, है ना बच्चों। तो देखिए ये मेरा, अब यहाँ पर देखिए i डॉट आई आप जानते हैं 1 होता है, और i डॉट जे डॉट के डॉट आई जो भी हो ये सारा 0 होता है। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और i डॉट आई 1 हो गया तो बाकी सबके साथ 0। इसी तरह इसमें हो जाएगा जे वाला में 3:2 प्लस 2:1 अपॉन ये मेरा होगा 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन ये हो जाता है 4 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हो गया 6 4 10 और 2 12, ये हो गया √9, तो ये हो गया 12/3, और कैंसिल होके 4 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ द पोजीशन वेक्टर, है ना, 3 - 2a, ये देखिए ये कोई पोजीशन वेक्टर है a, ठीक है, और ये पॉइंट है, सपोज ये तो ओरिजिन है आप जानते हैं, और ये मेरा पॉइंट है p, तो OP का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है कि a पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, जहाँ पर ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट है 3 - 2 और 6। ठीक है, तो a इक्वल टू यानी OP पोजीशन वेक्टर ऑफ a, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ a या OP कह सकते हैं। ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा आपका 3i - 2j प्लस 6k। अब इसमें क्या कहता है बच्चों कि आप जो है a का मैग्नीट्यूड निकालिए। ठीक है, तो a का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप जानते हैं कि ये होता है अंडर रूट, ये हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये मेरा होता है 9, ये हो गया 4, ये हो गया 36, तो ये मेरा टोटल जो ऐड करते हैं तो 49 हो गया, और इसका रूट क्या होता है 7, है ना, तो इसका 7 आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, चलिए 5 देखिए क्या कहता है। 5 कहता है कि इफ ए लाइन, है ना, हैज़ द डायरेक्शन रेशियो 2 - 1 - 2 डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन, यानी यदि एक रेखा के दिक अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 नंबर हम लोग लेते हैं, 5 नंबर की गिवन दिया गया है ना, डायरेक्शन रेशियो R, डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में लिखते हैं DRS, है ना, ये देता है 2 - 1 और -2। ठीक है, इसमें कहता है बच्चों कि
दिक कोज्या निकालिए, यानी डायरेक्शन रेशियो है ना, दिक अनुपात दिया हुआ है, दिया गया दिक अनुपात, यही है मेरा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर ये दिक अनुपात दिया हुआ है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। अगर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन हो तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन को आप जानते हैं कि हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो एल हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मेथड होता है बच्चों, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का हम यहाँ पे लगाते हैं। आप चाहते हैं इसको नोट करना तो नोट कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में कि ये डायरेक्शन दिक जो है दिया गया दिक अनुपात है, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग निकालते हैं दिक कोज्या, है ना, डायरेक्शन कोसाइंस आर, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन डायरेक्शन रेशियो 2 -1 -2, है ना। दिक कोज्या दिए गए दिक अनुपात का दिक कोज्या निकालना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एल अपॉन 2 बाय, देखिए ए के बदले 2 है और ये रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये होगा 2 अपॉन 4 + 1 + 4, ये 2 अपॉन √9 और ये हो जाएगा 2/3, है ना। उसी तरह m का लेते हैं तो ये है -1 अपॉन नीचे वाला रहेगा a स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये लिख सकते हैं -1 अपॉन, ये हो जाएगा उसी तरह 4 + 1 + 4 और ये -1/√9, ये -1/3 हो जाएगा। और n इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना है, -2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा -2 अपॉन 4 + 1 + 4, ये -2 अपॉन 9√9 और ये -2 अपॉन 3, है ना। तो जो इसका फाइनल आंसर हो गया बच्चों कि डायरेक्शन कोसाइंस आर ये हो जाता है आपका 2/3 -1/3 और -2/3, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। 6 नंबर 6 कहता है, 6 कहता है बच्चों कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, है ना। कहता है ये पॉइंट है 6 नंबर में कि कोई लाइन है ए, इसका पॉइंट आपका दिया हुआ है 1 2 -3 और बी दिया हुआ है आपका, बी आपका दिया हुआ है कितना, बी है कर लीजिए आप -1 -2 और 1, ठीक है। तो कहता है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए सपोज कि लेट ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट, है ना। माना ए बी सी दिए गए रेखा का दिक अनुपात
है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है, अब आप देखिए तो a इक्वल टू हो जाएगा, आप जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, डायरेक्शन रेशियो होता है x2 माइनस x1। तो ये अगर मान लीजिए x1 x2 है ना, x1 y1 z1 है ना, और ये मेरा होता है x2 y2 z2। तो जहाँ पर x1 इक्वल टू है क्या 1, y1 2 है, z1 3 है, तो इसको जो पॉइंट है तो a इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1, b इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, और c इक्वल टू होता है z2 माइनस z1। तो आप देखो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा -1, b का वैल्यू हो जाएगा आपका -2, और c का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 -3। तो ये मेरा हो जाता है -2, और ये मेरा हो जाएगा -4, और ये मेरा हो जाता है +4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया, ये निकल गया ए बी सी। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ना, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी है ना, आर। ठीक है, रेखा ए बी है ना का डायरेक्शन कोसाइंस दिक अनुपात। ठीक है, तो ये मेरा ए बी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा L/A बाय वही ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गया ए कितना है आपका -2, और ये मेरा होता है -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर और +4 का होल स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा कितना 4 + 16 + 16, तो ये हो जाएगा -2, और ये 16 16 32 और 4 36, इसका 6 निकलेगा तो -1/3 हो गया। चलिए एम निकालिए, दूसरा डायरेक्शन रेशियो b/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा b कितना है बच्चों, देखिए तो -4 बिल्कुल पहले की तरह -2a स्क्वायर -4 स्क्वायर और +4 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए हो जाता है -4 उसी तरह 4 + 16 + 16, ये हो जाता है -4/6, और ये हो जाता है -2/3। ठीक है, ए नाप निकालोगे तो ये हो गया C/√A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये C कितना है 4 है, अपॉन -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4/4 + 16 + 16, ये 4/6 और ये 2/3। तो ये जो मेरा डायरेक्शन कोसाइन हो गया इस लाइन सेगमेंट का बच्चों, ये हो गया -1/3 -2/3 2/3। आप नोट करते जा रहे हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्या कहता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है PA है ना, 7 प्रोबेबिलिटी आपका दिया गया है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ये कहता है PA/ दिया गया है 7/13, और PB जो दिया हुआ है बच्चों ये दिया हुआ है 9/13, और PA इंटरसेक्शन B भी दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है आपका 4/13। आपको फाइंड करना है PA/B है ना, PA/B इक्वल टू वाट और PB/A इक्वल टू वाट है ना। तो बच्चों ये देखिए आपको बनाना है इसको। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रोबेबिलिटी का है ना, और प्रोबेबिलिटी में आप जानते हैं कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है A/B, ये होता है PA इंटरसेक्शन B, और B है तो PB है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, आप जान रहे हैं कि इसका दिया गया है सारा चीज़, इंटरसेक्शन का वैल्यू 4/13 और ये PB का वैल्यू कितना है 9/13। तो 13 कैंसिल, ये हो जाएगा 4/9, यही मेरा आंसर हो जाएगा PA। और दूसरा जो है आपको B
बाय ए अगर लेना है बच्चों तो ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये मेरा होता है पी बी कितना है, पी ए ये हो जाएगा 4/13, और पी ए है 7/13, 13 कैल्सियम 4/7, ये 1 मार्क्स करके 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा ग्रुप ए जो है सेक्शन ए का सारा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिए एक्सप्लेन करते हुए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब चलिए सेक्शन 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों। तो इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन का है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ये कहता है cos 4x dx। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं किस तरह बनता है। तो आप जानते हैं कि आप जो है फॉर्मूला जानते हैं कि ये होता है, सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और फॉर्मूला होता है cos 2x अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हमको निकालना है cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू, तो ये हो जाता है 1 प्लस cos 2x, है ना। तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अब इसको लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ये cos स्क्वायर के बदले हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx, और ये हो जाता है 1 अपॉन 4, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है 1 प्लस 2 cos 2x और प्लस cos स्क्वायर 2x। ठीक है बच्चों, ये मेरा हो गया dx। तो अब आप देखो कि ये मेरा 1/4 हो गया इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 2x प्लस, अब देखिए cos स्क्वायर एक्स था, सिर्फ cos स्क्वायर एक्स था, तो आपने लिखा है कि 1 प्लस cos 2x, और cos स्क्वायर 2x पहले से है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया dx। तो ये मेरा हो जाता है 1/4 1 प्लस 2 cos 2x प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x dx। ठीक है बच्चों, देखिए अब ये मेरा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस ये वाला एक साथ करते हैं, कांस्टेंट है, प्लस 1/2। ठीक है, प्लस 2 cos 2x प्लस cos 4x dx। ठीक है, ये हो गया 1/4। देखिए ये 1/4 सबके लिए है। चलिए ये अब जब सॉल्व करोगे तो 3/2 होगा। चलिए 3/2 ले लेते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। फिर लिखेंगे 2 cos 2x dx, फिर लिखेंगे हाफ cos 4x dx। ठीक है बच्चों, ये मेरा हो गया। अब ये हो गया 1/4, ये हो गया 3/2, इसका इंटीग्रेशन x होता है, प्लस 2 cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, और x का कोएफिशिएंट 2 है, डिवाइड कर दो, प्लस 1/2, ये हो गया sin 4x, 4 से डिवाइड कर दो, प्लस c। ठीक है, और ये 1/4 सबके लिए, तो 3/8, 4 2 जा 8 x प्लस 2 2 कैंसिल, 1/4 sin 2x प्लस 1/8, ये 4 4 जा 16, 2 जा 32 हो जाएगा, ये है ना, 32 sin 4x प्लस c। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये फाइनल नोट कर सकते हैं आप, है ना, नोट कर लीजिए। मेन था यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लगाना था बच्चों, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 9 क्वेश्चन क्या कहता है कि एब्सोल्यूट मान ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, और इसका वैल्यू निकालना है, यही क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए, हिंदी में यही है। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स को पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव मिल जाता है। ठीक है, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 और इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करोगे तो ये मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dt अपॉन dx। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा हो जाता है dx चाहिए हमको, तो dx इधर ले आते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पे x है, साइन इनवर्स को टी माने x का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन टी, यानी पूरे टर्म को t में डाल देना है। ठीक है, तो लेते हैं इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x, x का वैल्यू हो गया साइन टी, और साइन इनवर्स को क्या माने आप, t मान लिए, और ये dx अपॉन 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे है ना, तो इसको लिखेंगे dt। ये मेरा प्रॉब्लम हो गया t साइन t dt। तो बच्चों देखिए, अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगा, ये है ना, बाय पार्ट से। मेथड क्या होगा, बाय पार्ट्स, है ना, बाय पार्ट्स मेथड से बनेगा ये। तो बाय पार्ट्स मेथड क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि हम लोग जो है किसी दो फंक्शन का जब मल्टीपल रहता है तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट मानते हैं सेकंड मानते हैं। तो ये आप जानते हैं कि हम लोग आइलेट का फॉर्म पढ़े हैं, जिसका मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए a और t है, अलजेब्रिक और ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकेंड मानते हैं। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट और ये साइन हो गया सेकेंड। तो ये फॉर्मूला जब हम लोग लेते हैं, यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट को छोड़ देना है, t को छोड़े, और ये साइन t dt। ठीक है, माइनस साइन इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे और सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर यानी इस ब्रैकेट के अंदर दो वर्क करना है, एक फर्स्ट का डेरिवेटिव करना और सेकंड का इंटीग्रेशन करना। जो फाइनल आएगा उसको भी क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये मेरा हो गया t, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t। ठीक है बच्चों, और ये मेरा dt बाई dt हो गया 1, और इसका हो गया माइनस कॉस t dt। ये हो गया माइनस t कॉस t माइनस माइनस प्लस कॉस t dt। लिख सकते हैं माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन टी प्लस सी। ये मेरा इंटीग्रेट हो गया बच्चों। अब टी को जो है बदलना है, किस में बदलेंगे, है ना, तो टी का वैल्यू तो मेरा ये दिया हुआ है, तो लेते हैं हम लोग टी, और कॉस टी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये मेरा हो गया साइन टी प्लस सी, और x को यहाँ पे फिर वापस लाना होगा। तो t का वैल्यू आपने माना है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x, और 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि साइन t का वैल्यू कितना है यहाँ पे निकाले हैं, देखिए ये वाला x है, तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला साइन t का वैल्यू हो गया x प्लस सी, यानी इसको एडजस्ट करके लिखते हैं -√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया बच्चों, आप नोट करते जाइए, है ना। चलिए 10 को देखते हैं हम लोग। 10 नंबर जो है, चलिए सेक्शन बी का 10 क्वेश्चन कहता है बच्चों, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। 10 कहता है कि मान ज्ञात करना है, एवल्यूट, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का 1 to 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर और e टू द पावर 2x dx। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, जब आपका किसी का फंक्शन है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना, ई एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स हो गया, तो ये मेरा फाइनल आंसर होता है एफ एक्स ई एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, बट यहाँ ये देख रहे हैं कि इसका मिल नहीं रहा है, तो 2x है, तो 2x को पहले हटाना होगा, तो 2x को लेट
2x इक्वल टू हम लोग डालते हैं t और इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते तो ये होता है 2:1, ये हो गया dt अपॉन dx। ये मेरा हो गया dx 1/2 dt, यानी ये मेरा dx का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन में आइए तब फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, और ये लिमिट भी आप चेंज कर सकते हो, है ना। लिमिट चेंज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको बनाना है। तो व्हेन x इज 1 देन t इज 2x है, तो x के प्लेस पे क्या डालेंगे 1, तो ये हो गया 2। और व्हेन x इज 2 तो देन t इक्वल टू हो गया 2 × 2 4। अब ये जो मेरा क्वेश्चन है देखिए ये चेंज हुआ, कहाँ पर चेंज हो गया, 1 के बदले आया 2, यानी फिर हमको ये चेंज कर देने से क्या होता है कि t को फिर x में वापस नहीं जाना होता है, ठीक है। 2 to 4 मेरा ये हो गया। अब ये मेरा हो गया, देखिए x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू अगर डालते हैं तो क्या हो जाता है, x का वैल्यू अगर लेते हैं 1/x का तो 2/t हो जाएगा ये, माइनस फिर कहता है 2x का वैल्यू डाले हम लोग, ठीक है। तो 2x का वैल्यू t हो गया और x यहाँ पर एक बच रहा है तो x का वैल्यू 2/t हो जाएगा, तो इंटू 2/t, ठीक है, ये हो गया। अब आइए e 2x को माने हैं t और dx का लिखेंगे हाफ dt, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 2 to the 4 और ये हो गया 2, दोनों से कॉमन ले लेते हैं 1/2 और माइनस 1/t² और ये लिखते हैं 2e⁻t dt और ये हाफ भी है तो 2 कैंसिल हो जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग बच्चों फिर। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेरा हो जाता है इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन 2 to 4 1/t - 1/t² et dt, है ना। तो f(x) इक्वल टू अगर 1/t है तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे f' x के रिस्पेक्ट में 1 - 1/t² हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए ये सवाल चेंज हो जाता है और ये हम लोग जानते हैं कि अगर लेते हैं f t प्लस t ही डाल देते हैं, t है तो t ft ले लेते हैं, ft डैश लेते हैं, ft प्लस f डैश t, है ना, e⁻t dt, ये मेरा होता है फाइनल आंसर et ft प्लस c। तो ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये लिखेंगे कितना, et और 1/t, ये मेरा लिमिट बैठा देते हैं, एक बार अपर लिमिट 4, एक बार लोअर लिमिट, ठीक है। e⁻² कॉमन हो जाएगा, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बचा है e²/2 - 1। उम्मीद है बच्चों वीडियो समझ में आ रहा होगा एक एक चीज़, है ना। 11 कहता है इंटीग्रेशन, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है और ये कहता है कि π/6 और π/3 है और ये कहता है dx अपॉन 1 + 10x, है ना। इसको बनाना है बच्चों। देखिए ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। तो ये देखिए पहले क्या करते हैं, π/6 π/3 और dx, इसको लिख सकते हैं 1 + sin x/√cos x। जब इसका एलसीएम वगैरह लेंगे π/3, लोअर लिमिट π/6 और अपर लिमिट π/3, तो ये cos x ऊपर चला जाता है बच्चों, cos x dx, और नीचे होता है √cos x और प्लस √sin x। ये मेरा प्रॉब्लम अब इस प्लेस से यहाँ पे आ गया, ये इंटीग्रेशन है। तो बच्चों एक फॉर्मूला है डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज़ कि अगर कोई फंक्शन a to b है, f(x) dx है,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, है ना, dx। इस प्रॉपर्टीज़ को अगर लगाते तो पहले इसको सॉल्व कर लेते बच्चों, है ना। a प्लस बी तो π/3 a प्लस बी है, तो लिख सकते हैं π/6 प्लस π/3। इसको सॉल्व करते हैं तो पहले एलसीएम लेते हैं, तो ये मेरा 6 एलसीएम हो गया और ये पाई हो गया, ये हो गया 2 पाई, 3 2 6, तो ये मेरा हो जाता है कितना 3π/6 और ये हो गया π/2। यानी जब ये प्रॉपर्टीज लगाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा π/2। तो चलिए ये जो है मेरा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ π/6 से π/3 और ये होगा cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स रूट अंडर क्या है cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स प्लस साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स और ये मेरा dx है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा इंटीग्रेशन ऑफ π/6 π/3 और ये मेरा हो जाता है cos π/2 माइनस एक्स dx। देख रहे हैं बच्चों ये वाला, है ना, सॉल्व किए दोनों को, और ये मेरा होता है cos π/2 माइनस एक्स, है ना, प्लस ये मेरा हो जाता है साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं π/6 π/3 और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स cos x dx π/6 π/3, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर साइन एक्स, है ना, cos x, या इसको रहने देते हैं हम लोग cos x, और या कुछ चलेगा सेम यहीं पे इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। इसको चेंज क्या करना, इक्वेशन 2। अब जो है फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर सकते हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को जोड़िए, तो ये मेरा 1 यहाँ पे है बच्चों और 2 मेरा यहाँ पे है, ठीक है। प्लेस नहीं है तो इसको नोट कीजिए और हम लोग रब करके इसको बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन मेरा यहाँ पे है, तो चलिए, तो ये मेरा हो जाता i प्लस आई, ठीक है। और इक्वेशन 1 जो है वो आपका क्या है π/6 π/3, तो ये दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं बच्चों cos x अपॉन cos x प्लस साइन x, प्लस इसका लिख लेते हैं साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x, और ये मेरा हो जाता है dx। अब ये आप नोट कर चुके हैं, तो हम सबको क्या कर लेते हैं, रब कर देते हैं, क्योंकि फाइनल यहाँ पे आ गया। तो ये मेरा हो जाता है बच्चों 2i और इधर π/6 π/3, जब ऐड करेंगे तो ये हो गया cos x प्लस साइन x अपॉन, ये भी वही चीज़ हो जाएगा cos x प्लस साइन x, एलसीएम तो दोनों का सेम है, और ये dx ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा इधर आया i और ये हो गया हाफ, ये 2 इधर आ गया, ये π/6 π/3 और ये 1 हो गया, तो बचा dx। और इसका आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन होता है x π/6 π/3, ये हो गया 1/2 π/3 माइनस π/6, ये हो गया
1/2, ये हो गया 2 - π/6, तो ये मेरा हो गया 1/2 × π/6 यानी π/12। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपका 11 नंबर। 12 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 12 क्वेश्चन कहता है कि ए वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन कहता है ए इक्वल टू, वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है आपका i + 4j + 2k, i + 4j + 2k, और b इक्वल टू दिया हुआ है 3i - 2j + 7k, 3i - 2j और +7k, और c इक्वल टू तीसरा वेक्टर है 2i - j + 4k। ये क्वेश्चन है, कहता है फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी इक्वल टू, एक और चीज दिया हुआ है c.d इक्वल टू 15 दिया हुआ। ठीक है बच्चों, तो कहता है कि एक वेक्टर d है जो a और b पर लंब है। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन है, मान लीजिए a और b दोनों वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, और c भी वेक्टर दिया हुआ है। एक ऐसा सदिश d ज्ञात कीजिए जो a और b दोनों पर लंब हो। क्वेश्चन यही है बच्चों कि a और b दोनों पर लंब हो। चलिए, तो सबसे पहले ये एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो कि इस पे और इस पे लंब है, और ये कंडीशन दिया हुआ है, वेक्टर भी दिया हुआ है। तो हम लोग लेके चलते हैं, लेट कोई वेक्टर d निकालना है जिसको लिखते हैं d1, या ABC भी लिख सकते हैं बच्चों, AI + BJ + CK, ये वेक्टर मान लिए। अब आपको निकालना है ABC का वैल्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। ठीक है, अब कहता है कि बाय क्वेश्चन है ना, सिंस D इज परपेंडिकुलर टू A, तो जब A और B दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम लोग लेते हैं D का वैल्यू क्या है, AI + ABC है ही, तो ऐसा करते हैं बच्चों, इसको D1 डाल देते हैं, D2 और D3 बेटर होगा। ठीक है, तो D1 D2 D3 का वैल्यू निकालना, तो ये हो गया D1i + D2j + D3k डॉट ए का वैल्यू क्या है, i + 4j + 2k। ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है, जब डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा करोगे तो ये 0 हो गया, ये हो गया D1, और ये J वाला क्या है, कोएफिशिएंट 4 है, इधर D है, तो ये मेरा हो जाएगा 4D2, और ये मेरा होता है 2D3। ठीक है, इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, फिर अब जाते हैं, कहता है कि क्वेश्चन है गिवन दैट D इज परपेंडिकुलर टू B, है ना, देयरफॉर D.B इक्वल टू 0, और D का वैल्यू आप जानते हैं D1i + D2j + D3k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट B का हो गया 3i - 2j + 7k इक्वल टू 0। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। तो जब सॉल्व करते हैं तो ये भी हो जाता है मेरा 3D1 - 2D2 और +7D3 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, है ना, इस दोनों से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं बच्चों। तो देखिए
दो इक्वेशन है, एक जगह ले लेते हैं D1 प्लस 4D2 प्लस 2D3, है ना, इक्वल टू 0, और दूसरा क्वेश्चन है 3D1 माइनस 2D2 और प्लस 7D3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस है, ये ले लेते हैं -D2 और D3। तो देखिए D1 ले रहे हैं तो इसको बंद किए, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा 28, और इधर लेते हैं तो माइनस साइन होता है, तो ये कितना हो जाता है 2 2 जा 4, तो माइनस साइन है तो इसमें -4 होगा, तो लिख सकते हैं -4। फिर D2 में आइए तो इसको क्लोज कर दीजिए, ये हो गया 1 × 7 और 2 × 3, ठीक है। ये D3 में आइए तो D3 में आते हैं हम लोग, तो D3 में कितना होगा, इसको बंद किए तो ये हो गया -2, ये 4 3 जा 12 -12, तो ये मेरा बच्चे हो जाता है D1/32 हो जाता है। ये मेरा -D2, ये 1 आया तो इससे -1, और ये D3 हो जाता है -14, और इसको हम लोग D1/32, D2 बाय -1 और D3 -14 को कुछ भी मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट K से, है ना, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो D1 इक्वल टू हो जाएगा 32K, और D2 इक्वल टू हो जाएगा -K, और D3 इक्वल टू हो जाएगा -14K। ठीक है बच्चों, तो मेन ये इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, है, जिसको कहते हैं वज्र गुणन हिंदी में, है ना, वज्र गुणन के सहायता से सॉल्व किए। तो अब ये मेरा इक्वेशन D1 D2 D3 हो गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट मेरा यहाँ पे है, सॉरी इक्वेशन इसको एक को सॉल्व नहीं किए बच्चों, ठीक है, C.15 को सॉल्व नहीं किए, तो सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसको हम लोग रब कर लेते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन और दिया हुआ है बच्चों, तो देखिए हटा देते हैं, C नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए ये D1 D2 D3 का वैल्यू अवेलेबल है, और एक हम लोग ये कंडीशन है कि C.D इक्वल टू 15, तो C का क्या है, C है 2i - j + 4k, ठीक है, 4k हो गया, और D हो गया D1i + D2j + D3k इक्वल टू 15, ठीक है, इक्वल टू 15 हो गया। 15 होने के बाद इसको जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये हो गया 2D1 - D2 + 4D3 इक्वल टू 15। अब इसमें जो है D1 D2 D3 का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है बच्चों। तो D1 इक्वल टू होता है 2, D1 हो गया कितना 32K माइनस D2 हो गया -K, और 4 D3 हो गया आपका -14K इक्वल टू 15। तो ये मेरा हो गया 64K + K, ये हो गया 56K इक्वल टू 15। तो ये मेरा हो जाता है आपका कितना हो जाता है 11, ठीक है, और फिर हो गया 121, ठीक है, ये होगा तो 100 कितना हो जाएगा 56, 111 हो जाएगा, ठीक है, K इक्वल टू 15। तो K इक्वल टू हो जाता है 15/1 कुछ देखिए ये मेरा होता है -56, यही गलत हो रहा था। तो ये मेरा अगर करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 65K - 56K इक्वल टू 15 हो गया, तो ये हो जाता है 9 हो जाएगा, 9K इक्वल टू 15। तो K इक्वल टू हो जाता है 15/9, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 5 और 3 3 जा 9, है ना,
3 5 जब 15, तो के का वैल्यू निकल गया। अब के का वैल्यू निकल गया तो आप D1 निकाल सकते हैं। D1 इक्वल टू है 32K, तो ये हो गया 32 इंटू 5/3, ये कितना हो जाता है 160/3। D1 निकल गया। ठीक है बच्चों, चलिए D1 निकल गया। D2 मेरा है -K, तो ये हो गया -5/3, और D3 है मेरा, D3 है आपका -14K, यानी -14, और K का वैल्यू हो गया 5/9, ये हो गया -70/9। तो ये मेरा D1 D2 का वैल्यू निकल गया। और एक वेक्टर जो हम लोग माने थे बच्चों कि ये जो वेक्टर है A और B पर परपेंडिकुलर है, कौन सा वेक्टर, तो D। इक्वेशन आप फर्स्ट ले लीजिए, ये 5/3 हो जाएगा बच्चों। तो ये करते हैं तो ये 17/3 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन आपका 1 ले लेते हैं, तो ये आप D इक्वल टू लिखे थे D1I प्लस D2J प्लस D3K, तो ये मेरा हो जाता है D1 का वैल्यू आप निकाले हो कितना 160/3I प्लस D2 का वैल्यू हो गया -5/3 D2, और ये हो गया -70/3K, है ना। तो देखिए वैल्यू सबका अवेलेबल हो गया। तो ये एक D ऐसा वेक्टर हो गया जो कि A और B पर परपेंडिकुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों कि दो लाइन का वेक्टर इक्वेशन 3i + j - 2k प्लस लेमडा इंटू i - j - 2k 2i - j - 56k प्लस म्यू 3i - 5j 4k। तो आप जानते हैं बच्चों कि अगर कोई वेक्टर लाइन है, हम लोग पढ़े हैं r इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और r इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2, यहाँ B1 B2 क्या है, इस लाइन के पैरेलल है ना वेक्टर है। तो cos थीटा अगर दोनों के बीच का एंगल है तो cos थीटा इक्वल टू होता है B1 डॉट B2 मैग्नीट्यूड B1 B2, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो B1 मेरा हो जाता है I - j - 2k, ठीक है, और B2 मेरा हो जाता है 3i - 5j 4k, ठीक है बच्चों। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, B1 डॉट B2 निकालना होगा। तो ये मेरा है I - j - 2k और 3i - 5j - 4k, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1:3 हो जाएगा, और प्लस -1 इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट हो गया -5, इसका कोएफिशिएंट हो गया -2 -4, तो ये मेरा हो गया 3 + 5 और +8, है ना। तो ये मेरा टोटल 8 करने के बाद 16 हो गया। अब चलिए इसका B1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये मेरा होता है √1² प्लस इसका कोएफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 1 + 4, ये हो गया √6। और B2 का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 3 का होल स्क्वायर और प्लस -5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। देखिए कोएफिशिएंट 3 है, -5 है, -4 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9 + 25 + 16, और जब 8 करेंगे तो ये होगा 50, और ये मेरा हो जाएगा स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5√2, ठीक है। अब ये सब फॉर्मूला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये रब करते हैं इसको बच्चों, नोट करते जाइए। A और B, B1 और B2 का डॉट भी निकल गया। और ये चलिए थोड़ा सा हम लोग लेते हैं कि लेट थीटा बिटवीन द एंगल ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। माना थीटा दिए गए रेखा के बीच का कोण है, ठीक है, कोण है। तो थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा B1 डॉट B2
B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। तो देखिए आपका जो A डॉट बी निकला है, थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स A डॉट बी आपका निकला है 16 और एक निकला है √6 और ये निकला है 5√2। ठीक है, तो नोट कर लिए थे बच्चों, नोट करते जा रहे हैं आप, है ना। थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स, ये हो गया 16 और ये हो गया 12 5√12, है ना। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 16 5, ये 6 रूट के अंदर 6 है और 2 है तो मल्टीप्लाई के 12 हो गया। ठीक है बच्चों, और 12 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2√2, 2 जा 4, सॉरी 2√3 और ये कट जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा 8, है ना। तो थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 8/5√3, ये मेरा एंगल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं बच्चों। 14 क्वेश्चन कहता है कि एज्यूम दैट ईच born child is equally likely to be a boy or girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are given that, है ना, कि the youngest is a girl, at least one is girl, है ना। कहता है मान लीजिए कि जन्म लेने वाले बच्चे के लड़का या लड़की होना 100 संभव है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चा को लड़की होने की 100 प्रतिबंध प्रयिकता क्या होगी यदि ये दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की और न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो। ठीक है, तो अब देखिए इसको बनाते हैं। 14 सेट सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है 14 बच्चों, है ना। लेट बी एंड जी represent boys and girls children respectively, है ना। if family has 2 चिल्ड्रेन, माना बी तथा जी लड़का और माना बी तथा जी क्रमशः लड़का तथा लड़की को निरूपित करता है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हो तो, है ना। तो सिंपल स्पेस जो है मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये लिख सकते हैं हम लोग B1 B2। ये B1 कह रहा है कि ये पहला भी लड़का दूसरा भी लड़का, या तो पहला लड़का होगा दूसरा लड़की होगा, ठीक है, या पहली लड़की होगी, है ना, और दूसरा लड़का हो सकता है, या पहला लड़की और दूसरा लड़की हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा सिंपल स्पेस हो गया। एनएस क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया 4 इवेंट हो गया। ठीक है, अब जो है कंडीशन कहता है कि लड़का तथा इफ ये क्वेश्चन कहता है कि मान जन्म दोनों बच्चे लड़की होने की प्रतिबंध प्रयिकता क्या है। ठीक है, तो लेट ए इक्वल टू इवेंट गेटिंग लड़की होने, दोनों बच्चे लड़की होने, बोथ गर्ल्स, है ना, दोनों लड़की होने की घटना, है ना, और बी इक्वल टू इवेंट गेटिंग, ये कहता है, या बाद में लेंगे, पहले तो ये कर लेते हैं, इसका घटना क्या हो जाएगा, दोनों लड़की होगा
तो ये मेरा हो गया G1 G2 है ना। तो इसका नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 1 और PA हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, यानी 1/4 PA निकाल लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो है तो इसको हटा देते हैं, रब कर देते हैं, प्लेस नहीं है बच्चों। ठीक है, तो आप नोट करते जाइए। ठीक है, तो देखिए अब मेरा कहता है कि PA निकाल लिए। अब देखिए एक नंबर स्टार्ट करते हैं। एक नंबर कहता है कि सबसे छोटा बच्चा जो है क्या हो, लड़की हो, है ना। लेट B बराबर ये हो गया इवेंट गेटिंग, है ना, यंगेस्ट चिल्ड्रेन इज गर्ल, है ना, चिल्ड्रेन्स आर गर्ल, है ना। दोनों का दोनों क्या कहता है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की हो। ठीक है, सबसे छोटा यंगेस्ट चिल्ड्रेन्स इज गर्ल। ठीक है, तो कह सकते हैं सबसे छोटा बच्चा लड़की होने की घटना, है ना। तो सबसे छोटा लड़की होने की घटना में क्या क्या होगा बच्चों, देखो। तो सबसे छोटा देखिए लड़की एक यहाँ पर हो रहा है B1 G2, चूँकि बेटा बड़ा हो रहा है, लड़का बड़ा हो रहा है, लड़की छोटा हो रहा है, और एक G1 G2, चूँकि ये दोनों कंडीशन आ जाएगा, है ना, कि छोटा लड़की यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो जब हम लोग करते हैं तो इसका नंबर ऑफ B क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। PB मिला निकल गया। आप PA जान रहे हैं कितना है, तो आपका ये हो गया 1/4। ठीक है, तो PB मेरा हो गया आपका NB नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो ये मेरा आपका निकला 2, ये हो गया 4, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2। तो कहता है कि क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आप सब निकाल लिए। तो ये कहता है कि एक नंबर ही बना रहे हैं हम लोग। तो कहता है सबसे छोटा बच्चा लड़की होने क्या घटना है, जबकि दोनों बच्चे लड़की होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग अभीष्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको निकालना है PA/B। ठीक है, तो ये मेरा हो गया PA/B निकालना है। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है PA/B/PB। ठीक है, तो PB कितना है, PA/B क्या निकला था, PA/B निकला था 1/4, है ना, और PB निकला है 1/2, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, ये मेरा हो गया 1 का आंसर। चलिए अब फिर दूसरा जो लेते हैं हम लोग बच्चों, दूसरा कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो। ठीक है, लेट C ले लेते हैं, C इवेंट गेटिंग एट लिस्ट 1 इज गर्ल, है ना। चलिए कहता है कि कम से कम एक बच्चा लड़की होने की घटना। ठीक है, तो घटना में आप देखिए कि कम से कम एक बच्चा लड़की हो, तो निश्चित है कि पहला अगर लड़का होता है तो दूसरा लड़की हो सकता है, अगर पहली लड़की हो सकता है तो दूसरा लड़का हो सकता है, और पहला लड़की दूसरा लड़का, ये कम से कम एक है तो अधिक से अधिक 2 बच्ची लड़की हो सकती है। ठीक है, यानी कि बड़ा वाला लड़का तो छोटी वाली लड़की, बड़ी लड़की तो छोटा लड़का,
और दोनों का दोनों, ये हो गया। तो इसका जो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा ये हो जाएगा 3, ठीक है। और पी सी अगर निकालते हैं तो ये हो जाता है नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो 3/4। आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालना है आपका A/C, तो ये मेरा हो जाएगा C। और चलिए तो हम लिख सकते हैं इसको 1/4 और 3/4, तो ये मेरा हो जाएगा 1/3। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया बच्चों, है ना। फर्स्ट वाला का हाफ आया और सेकेंड वाला का 1/3 आया, ठीक है बच्चों। तो हमने पूरी कोशिश की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हमने समझाने की कोशिश किया है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम इस मॉडल सेट का फर्स्ट सेक्शन माने सेक्शन ए और सेक्शन बी को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी करेंगे। तो इसी तरह जो है बच्चों, अगर ये सारे मॉडल सेट का हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।